हेलो 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 गाइस, नमस्ते। केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केमो नाचो, कसा का, राम राम गाइस। और भी कुछ रह गया हो तो हेलो गाइस, आई होप सब बढ़िया हो, ठीक है। मजे कर रहे हो भाई। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग बिजनेस पढ़ रहे थे, बिजनेस में डायरेक्टिंग तक पूरा हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी पार्ट डे खत्म। अब इसके अंदर सोच रहा हूँ, देखो बहुत ही कम लोगों के स्कूल में शायद पार्ट भी आ रही होगी टर्म 1 या फिर अभी टर्म 1 में, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको यहीं रोक दूँ अपना सिलेबस को, और मैं अब ट्रिक्स बताना स्टार्ट कर दूँ, जिससे तुम लोग अच्छे से लर्न कर पाओगे। मतलब तुम अपने कॉन्सेप्ट के अंदर का तुम लिख लोगे, मेन तो तुम्हें ये हेडिंग्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है। वो तुम कैसे करोगे उसकी ट्रिक्स देना स्टार्ट कर दूँ मैं, या तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। और मैं डेडिकेटेड रिवीजन वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में अच्छा खासा समझा दूँ मैं, ठीक है। तो मैं वो भी करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि अब मेरे हिसाब से चैप्टर 8 कंट्रोलिंग हो गया है, होने वाला है, ठीक है आज। और अभी डेट क्या है, आज May 7 है, ठीक है। तो आई डोंट नो, अभी तो एग्जाम्स भी तुम लोगों के सितंबर से पहले तो होंगे नहीं, ठीक है। तो फिर जल्दी करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो करेंगे और रिवीजन वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल पहले तो कंट्रोलिंग निपटाते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग समझ लो, मतलब मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग, ठीक है। और कंट्रोलिंग वाज माय फेवरेट चैप्टर, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 टॉपिक है कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग खत्म है, ठीक है। एकदम मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आज कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग, अब देखो कंट्रोलिंग चैप्टर में तुम लोगों को मैंने जब स्टार्टिंग में जब चैप्टर 1 पढ़ा रहा था शायद मैं मैनेजमेंट, तभी मैंने बताया था कि मैनेजमेंट के वजह से बेसिकली 6 फंक्शन होते हैं, शक्ति को बस दीजिए, मैं कुछ भूल गया, 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, उनकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और मैंने बताया था जब ये हम 5 पढ़ लेंगे तो हमारे बुक खत्म हो जाएगी। और देखो हम कहाँ पहुंच गए, हम बुक खत्म करने पहुंच गए, ठीक है। इतनी इजीली बुक खत्म हो गई, सारे नोट्स मैंने तुम्हें दे दिए, तुमने नोट्स पढ़े नहीं पढ़े वो पता नहीं, मेरे को पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे सारे नोट्स भी है, ठीक है। तो सब हो जाएगा। तो अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं, कंट्रोलिंग होता क्या है। देखो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। अब जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम एक प्लान बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड देते हैं कि उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं हम लोग, ठीक है। एक हमारा ऑब्जेक्टिव देते हैं या कोई स्टैंडर्ड देते हैं जिसके अगेंस्ट काम होता है, ठीक है। अब मान लो कि तुमने कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि तुम्हें 1 महीने में 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अब अगर तुम चेक ही नहीं करोगे कि 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो प्लानिंग का फायदा क्या रहेगा, ठीक है। तो जब मतलब महीने के एंड में जब भी महीना एंड होगा तो तुम हर बार चेक करोगे कि तुम्हारे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो तुम रीजन ढूंढोगे कि क्यों नहीं हो रही, किस वजह से नहीं हो रही, क्या मशीनरी उतनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे। अगर मशीनरी की वजह से हो रहा है तो मशीनरी को रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें चेक करोगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो अभी हमने करी है एक्चुअल, विद द प्लान परफॉर्मेंस जो हमने पहले दी थी, ठीक है। एंड इफ देर इज एनी डेविएशन मतलब अगर कोई भी डिफरेंस हो उन दोनों में, ठीक है, सो वी शुड टेक करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, जिससे वो परफॉर्मेंस लाइन पे आ सके, ठीक है। मतलब 100 यूनिट बोला है तो एटलीस्ट 100 तो प्रोड्यूस करेगी, उससे ज्यादा करेगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिलहाल कंट्रोलिंग का मैंने बता दिया कि कंट्रोलिंग में भी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द ब्रांड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत किस वजह से है और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। देखो कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या है, सबसे पहले इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। ये तो देखो तुम्हें बताया मैंने, तभी तुम समझ गए हो कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है, क्योंकि कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि वो ट्राई करेगी कि हमारा जो बेसिकली कंपनी का जो काम सारा चल रहा है वो गोल की तरफ होए। मतलब कंट्रोलिंग यही मेक श्योर करती है कि जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उससे गोल अचीव हो हमारा, क्योंकि हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं, ठीक है, तभी हमारा काम अच्छे से होता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते हैं, और अगर लोग काम नहीं कर रहे होते हैं ढंग से तो उनको बताते हैं कि कैसे काम करना है और सिखाते भी हैं उनको, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि देखा जाए तो कंट्रोलिंग में हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड कैसे अचीव करें, हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं जिससे स्टैंडर्ड अचीव हो सके, ठीक है। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड इज इट इज ऑल परवेसिव पर्सन, ऑल परवेसिव फंक्शन। देखो परवेसिव मतलब तुम्हें पहले बताया, परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। अब कंट्रोलिंग भाई सिर्फ टॉप क्लास वाला तो करेगा नहीं, मिडिल क्लास वाले भी नहीं करेंगे, सिर्फ लोअर लेवल वाले भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तीनों करेंगे, ठीक है, कंट्रोलिंग। और बाकी चाहे वो एनजीओ हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हर जगह कंट्रोलिंग होती होती है। हम लोग हर जगह कहीं ना कोई प्लान, जैसे तुम लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्लान तो बनाते हो कि तुमने प्लान बना रखा होगा कि कैसे पढ़ना है तो क्या करना है, ठीक है। तो तुम चेक नहीं करोगे तो तुम देखोगे कैसे कि तुम उस प्लान में चल रहे हो नहीं चल रहे, ठीक है। तो इट्स अ परवेसिव फंक्शन, मतलब सब लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग देखो कैसे बैकवर्ड लुकिंग तो ऐसे, क्योंकि हम लोग देखो जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम पास्ट परफॉर्मेंस या फिर पास्ट में जो हम स्टैंडर्ड्स देते हैं, ठीक है, उससे बेसिकली कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब हमें प्लान्ड परफॉर्मेंस या पास्ट स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो उसके लिए हम पीछे घूम के देखते हैं ना, मतलब बैकवर्ड लुकिंग ऐसे है क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम जो हमने स्टैंडर्ड दिए होते हैं स्टार्टिंग में उनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है। अब ये फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग का फंक्शन सिर्फ ये देख के एंड नहीं हो जाता है कि भाई हमारे इस बीच में
डेविएशन आ रहा है, हम लोग ना हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ऐसे मेजर सजेस्ट करते हैं जिससे ये सब चीजें आगे फ्यूचर में ना हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में एक लास्ट चीज आती है हमेशा जब भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, तो फीडबैक आता है, ठीक है। हम लोग लास्ट में एक फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक रिपोर्ट में हम सब लिखते हैं कि क्या डेविएशन थी और वो किस वजह से आ रही थी, ठीक है। और हम ये भी लिखते हैं कि क्या क्या करें जिससे वो फ्यूचर में ना आए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फ्यूचर के लिए भी, मतलब कंट्रोलिंग फ्यूचर में हेल्प करती है, ठीक है। तो एक तरीके से वो बैकवर्ड लुकिंग इसलिए हो गई क्योंकि हम लोग प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और ये फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए हो गई क्योंकि हम सजेस्ट करते हैं मेजर जिससे आगे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आगे कोई डेविएशन ना आए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग तो बार बार करनी पड़ती है। अब तुम काम कर रहे हो तो तुम बाहर बीच बीच में मॉनिटर करते चलते हो ना, ठीक है। तो कंट्रोलिंग तो जब तक हमारा मतलब समझ लो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक कंट्रोलिंग होगी ही होगी, ठीक है। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। फिर कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कंट्रोलिंग देखो मेक श्योर करता है कि सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है और किसी चीज में भी कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे ना, क्या वो एक्यूरेट सेट किए हैं। मतलब मान लो कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 100 यूनिट्स का, ठीक है, बट हम लोग प्रोड्यूस 90 यूनिट्स ही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें हमारी गलती है कि हमने स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा सेट कर दिया, इतना अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग जज करते हैं इसमें कि स्टैंडर्ड कितना एक्यूरेट है, ठीक है। क्या पता हो सकता है हमने 100 सेट किया बट हमने 110 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तो हमने अपनी कैपेबिलिटी से कम स्टैंडर्ड रख दिया, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड जज करते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोलिंग मेक श्योर करता है कि सारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस आ जाती है। थर्ड इज इंप्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखो कंट्रोलिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग देखते हैं और मॉनिटर करते हैं, ठीक है। जो कंट्रोलिंग में मैनेजर होता है ना, वो बेसिकली एम्प्लॉयज को बताता भी है कि ऐसे कैसे काम होगा, ठीक है। कैसे काम करोगे तो और अच्छे से काम होगा, तो सब कुछ वो बताता रहता है रेगुलरली ऑन द बेसिस, रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो कंट्रोलिंग में एक मैनेजर मेंटेन करके रखता है कि भाई लाइजन रहे और ऑर्डर और डिसिप्लिन रहे, जिससे सारा काम ढंग से हो, ठीक है। जैसा हमने एज पर द स्टैंडर्ड हम लोगों ने सोचा था कि ऐसे ऐसे काम होगा, वैसे ही काम हो, ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट इज इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो कंट्रोलिंग क्या करता है कि कंट्रोलिंग ना सब लोगों में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, क्योंकि कंट्रोलिंग को मतलब मैनेजर को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में गोल तभी अचीव होगा जब सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का जो मैनेजर होता है कंट्रोलिंग में बेसिकली वो कंट्रोल करता है कि सब लोग साथ मिलकर काम करें, ठीक है। तो एक इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ठीक है। ये थी दो चीजें। अब आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो तुम्हें पता है प्लानिंग एक फर्स्ट प्रोसेस है, कंट्रोलिंग लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के बाद जब हम नए साल से फिर चालू करते हैं तो फिर प्लानिंग से चालू होता है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन होगा ना, तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है लिखने को, पता नहीं आया ना है, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम देखो बिजनेस में तो केस स्टडीज ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस वैसे कम है, बट आ गया तो फिर भी पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में सबसे पहले तो तुम प्लानिंग और कंट्रोलिंग की डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आएगा कि प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सबसे पहले ये पॉइंट लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखो अगर ना हम लोग प्लानिंग करेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर हम प्लानिंग नहीं करिए, हमने एक स्टैंडर्ड सेट नहीं करा, तो हम कंट्रोल किस चीज को करेंगे, ठीक है। हम लोग को जब मेजर करनी होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो हम किससे मेजर करेंगे, ठीक है। तो बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग तो मीनिंगलेस है, ठीक है। देखो प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। अगर हम पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अब देखो अगर तुमने कोई चीज प्लान करी, तुमने मानो प्लान किया कि तुम्हें 100 यूनिट्स बेसिकली बनाने हैं, ठीक है, बट तुम कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, मतलब तुम मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो कि तुमने एक्चुअली में कितने बनाए, तो फायदा क्या है उस प्लानिंग का, ठीक है। तुम चेक तो कर ही नहीं रहे हो ऑन द डेली बेसिस कि तुम राइट ट्रैक पे हो या नहीं हो, तो तुम फायदा ही नहीं है ऐसी प्लानिंग का, ठीक है। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज आल्सो मीनिंगलेस, ठीक है। फिर आ जाता है बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो कंट्रोलिंग में मैंने बताया कि बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि हम लोग प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, जो प्लान परफॉर्मेंस हम पास्ट में देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें बैकवर्ड देखना पड़ता है, पीछे देखना पड़ता है। और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि हम मेजर सजेस्ट करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, ठीक है। तो ये सब हो जाता है कंट्रोलिंग के लिए कि वो बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अब प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे, देखो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग तुम्हें पता है इसलिए क्योंकि प्लानिंग जो हम प्लान बनाते हैं वो तो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग क्योंकि हम जो प्लान बनाएंगे वो फ्यूचर के लिए बनाएंगे, ठीक है। अब प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग ऐसे है क्योंकि जब मैनेजर एक प्लान ड्रॉ कर रहा होता है ना, तो वो पिछले साल देखता है कि मैंने पिछले साल क्या प्लान किया था, क्या वो प्लान अच्छे से वर्क किया था या फिर कोई दिक्कत आई थी। तो जो कंट्रोलिंग वाले मैनेजर ने क्या पता कोई हमें फीडबैक दिया हो, तो वो सब भी देखता है प्लानिंग में जो मैनेजर होता है, ठीक है। तो वो बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि वो पिछले साल के एक्सपीरियंसेस वगैरह को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है
प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। देखो प्लानिंग में ना हम प्रिस्क्राइब करते हैं चीजें कि काम कैसे करें तो अचीव हो जाए गोल, ठीक है। बट कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, मतलब हम इवैल्यूएट करते हैं कि काम सही से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो जो प्लानिंग है वो एक तरीके का मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें बहुत दिमाग लगता है, हम लोग उसको लिख के करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग तो ऐसे ही करते हैं, मतलब वैसे लिख के नहीं, बट प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत सारे बेसिकली असम्पशंस लेते हैं, बहुत सारी चीजें कंपेयर करते हैं। तो मैं प्रोसेस तो बताया था प्लानिंग का मैंने, ठीक है, वो एस डाइसेप, ठीक है। तो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव क्योंकि हम उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं भाई, कि प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई क्या पता, मतलब कि ऐसा बनना हो। अगर हमने एक ऐसा गोल अचीव, हमने गोल मान लो एक रखा है, सेट किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, तो हम उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे गोल अचीव हो सकता है, ठीक है। मान लो कि 4 से 5 तरीके हैं, तो सजेस्ट करेंगे कि ऐसे भी अचीव हो सकता है, ऐसे भी अचीव हो सकता है, ठीक है। बट जो भाई कंट्रोलिंग है, जो कंट्रोलिंग है वो इवैल्यूएटिव है, क्योंकि कंट्रोलिंग में ना हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई होती है, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए इवैल्यूएटिव है, मतलब उसमें इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट मतलब देखना कि वो कितना अच्छे से काम वर्क किया हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस की तुम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म पूछते हो, ऐसे प्रोसेस की हमेशा शॉर्ट फॉर्म पूछते हो, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है SM कैट, ठीक है, SM कैट, ठीक है, SM कैट। और लास्ट चीज आ जाती है उसमें F मतलब फीडबैक, ठीक है। ये अलग से है, मतलब अलग से नहीं है प्रोसेस में, बट SM कैट इज द मेन प्रोसेस, बट लिखना ये भी होता है, ऐसा नहीं लिखना भी होता, ठीक है। तो SM कैट और F, ठीक है, SM कैट और F, ठीक है, ये हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो SM कैट में सबसे पहली चीज आती है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। देखो कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड सेट किया है वो होना चाहिए स्मार्ट। तुम्हें तो ये पहले से पता है क्या है, मैंने बताया था स्मार्ट। हमारा जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं वो स्मार्ट होना चाहिए, S से स्पेसिफिक, ठीक है, S से स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। M से मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल मतलब हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, मतलब वो मॉनिटरी यूनिट, बेसिकली मॉनिटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में नहीं तो न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए, जिससे हम उसको आराम से मेजर कर सकें, ठीक है। फिर अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा रख दिया हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत कम रख दिया, ठीक है, अचीव आराम से हो जा रहा है। फिर R से रेलेवेंट होना चाहिए, भाई ऐसा नहीं कुछ भी रख दिया, ठीक है। उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो गोल अचीव करने के लिए हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी हम उसे रखना चाहिए, ठीक है। फिर T से आ जाता है, T से क्या होता था, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, ठीक है। एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि हमें कितने टाइम में अचीव करना है, 1 महीने में करना है, 1 साल में करना है, ठीक है। तो जो भी हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्टिव रखते हैं वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। और हम लोग बेसिकली ये प्रेफर करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है वो मतलब मनी के टर्म्स में हो, या फिर बेसिकली नंबर्स के टर्म्स में हो, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। एक बार जब स्टैंडर्ड सेट हो जाता है उसके बाद हम लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्चुअल जो मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस में आ जाता है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, सेकंड आ जाता है मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया उसको मेजर करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड चीज आ जाती है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अभी हुई है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में कोई डेविएशन नहीं होता, ठीक है, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई डेविएशन है तो ही तो आगे जाएंगे, अगर कोई डेविएशन नहीं है तो सही है, हमारा प्लान पक्का गया मतलब, ठीक है। तो बस इससे हम हट जाते हैं, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, अगर कोई डेविएशन आता है तो हम आगे जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। अगर नहीं आया तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस एंड हो गया, ठीक है। अब एक बार जब डेविएशन आ गया तो हम लेके जाते हैं एनालाइजिंग डेविएशन, फोर्थ प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं डेविएशन को। एनालाइज क्या कि देखो हो सकता है कि डेविएशन बहुत छोटा सा हो, मतलब हम लोगों ने सोचा हो कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 50 रुपए आनी चाहिए, ठीक है, पर क्या पता वो 51 आ रही हो। तो ये छोटी मोटी जो डेविएशन है ना उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट क्या पता उसकी कॉस्ट 60 रुपए हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो एनालाइजिंग डेविएशन में हम लोग एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि डेविएशन कितनी बड़ी है, ठीक है, उस हिसाब से काम होता है, ठीक है। अगर डेविएशन छोटी मोटी है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर बहुत बड़ी डेविएशन है तो हम उसे मैनेजर के पास लेके आते हैं, ठीक है। अब डेविएशन को एनालाइज करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। 2 लोगों ने अपने हिसाब से टेक्निक्स दी है, नाम तो उनका नहीं पता, बट 2 टेक्निक्स है डेविएशन की, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और सेकंड आ जाती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। KRA, ठीक है। ये फोकस देखो क्या करते हैं, देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, हमारे मैनेजर क्या बोलते हैं कि लोग क्या बोलते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब मान लो कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, वो 50 रुपए थी, अब वो आ रही है 60 रुपए, ठीक है। अब वो जो 60 रुपए बढ़ रही है ना उसमें 2 चीजें हो रही है। मान लो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई, ठीक है, 10 रुपए से रुपीज तो पीछे जाएगा ना, आगे जाएगा ना, ठीक है। अब जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गई है, वो बढ़ी है बिकॉज ऑफ जो ₹5 बढ़ा है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 5 रुपए से बढ़ गई है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट लेट कर लेते हैं कि जो बाकी हमारा बचा हुआ 5 रुपया वो इसलिए हुआ क्योंकि मान लो हम लोग रेलवे से बस अपना सामान ट्रांसपोर्ट करते थे, हम लोग पोस्टल से भेजते थे, ठीक है। तो जो पोस्टल वाले हैं उन्होंने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, ठीक है, पोस्टल चार्जेस 5 रुपए से,
तो इसकी वजह से हमारी 10 रुपये कॉस्ट बढ़ के आ रही है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इस टेक्निक के अकॉर्डिंग, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग, मैनेजर क्या कहता है कि उन चीजों पे फोकस करो, मतलब जो हमारी कंपनी के लिए की रिजल्ट एरियाज है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे है। देखो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलती है कि हम लोग को फोकस करना चाहिए की रिजल्ट एरिया से, ठीक है। अब देखो की रिजल्ट एरिया, इस एरिया में क्या होगा, देखो हमारी मान लो 10 रुपए से कॉस्ट बढ़ के आ रही थी, ठीक है। अब जो 5 रुपए पोस्टल चार्ज हमारा इंक्रीज हुआ, वो मैनेजर के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, किसी ने भी इंक्रीज किया है, ठीक है। वो हमारे हाथ में नहीं है। और ऊपर से हम लोग को रोज रोज तो पोस्टल कॉस्ट होती नहीं है हमारी, ठीक है। कभी कभी पोस्टल कॉस्ट होती है जब हम पोस्ट करना होता है सामान, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए की रिजल्ट एरिया नहीं है। बट जो 5 रुपए बढ़ रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रहा है, या फिर मान लो कि 5 रुपए से हमारा रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। हमारा 5 रुपए से हमको रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है और हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब पोस्टल चार्ज तो देखो हमारे हाथ में नहीं है, वो जितना है उतना ही लगेगा, ठीक है। बट क्या पता हम लोग रॉ मटेरियल कहीं और जगह से सस्ते में ढूंढ सके, ठीक है। तो हमें की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए, जिससे हमारी कंपनी की कॉस्ट गिर भी जाएगी और काम भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की वी शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। की आ रहे हैं, के आ रहे हैं मतलब की रिजल्ट एरियाज, जो हम लोग के लिए की रिजल्ट एरियाज है, मतलब अगर उन पे कुछ बेसिकली उन पे कुछ हो रहा है तो वो हमको डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब करते ये भी हमारे पे डिपेंड रहा है, बट पोस्टल चार्ज हम लोग देखो उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा कोई, ठीक है। वो तो सरकार ने या फिर उन लोगों ने इनकर किया, और ऑब्वियसली मैंने बताया कि पोस्ट हर रोज तो यूज होगा नहीं हमारा, बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, वो तो रोज यूज हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कहीं और से खरीदेंगे बेसिकली रॉ मटेरियल, ठीक है। तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, देखो जब भी तुम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पढ़ लो ना, एक डेफिनेशन याद रख लो, उसको स्टार्ट ऐसे ही करना है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, मतलब एक मैनेजर जो हर चीज कंट्रोल करने की ट्राई करता है ना, एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग, मतलब एक इंसान है जो हर जगह पैर मारता है ना, उससे कुछ भी नहीं हो पाता एक्चुअली में, ठीक है। अगर तुम एक चीज को ढंग से करोगे ना तो उसे अच्छे से कर लोगे, बट अगर तुम 10 जगह पैर मारोगे ना तो 10 चीजें भी तुमसे ढंग से, 10 चीजों में कोई भी तुमसे ढंग से नहीं होगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, अ मैनेजर, ठीक है, अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग, मतलब जो हर चीज कंट्रोल करने की ट्राई करता है वो आखिर में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें ये कहते हैं कि हम लोगों ना स्टार्टिंग में जब भी हम लोग स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं तो हमें वो सेट कर देना चाहिए एक रेंज, ठीक है। मान लो कि हमारी 50 रुपए की नॉर्मल कॉस्ट है, तो हमारी हम लोग एक स्टार्टिंग में रेंज सेट करते हैं कि अगर 50 से लेके 55 तक, मतलब अभी 50 है, बट अगर 55 तक हमारी कॉस्ट हो गई, मतलब कॉस्ट प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, या फिर हमारा जो प्राइस है वो 50 से 55 हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर वो 55 से ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर वो मोर देन 55 हो गया तो हमें दिक्कत है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कॉन्सेप्ट वो कहता है कि हम लोग को पहले एक रेंज सेट कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर उस रेंज के बीच में कोई भी कॉस्ट मतलब बढ़ रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें मैनेजर को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतना हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम हर चीज मैनेजर को बताएंगे तो फिर वो मेन चीजों पे कहाँ ध्यान दे पाएगा, ठीक है। तो अगर मतलब 50 से 55 की हमने रेंज सेट करी, अगर इसके बीच में कॉस्ट घूम रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही वो 55 से 56 हुआ, 56 हुआ, ठीक है, तो उसी समय हम लोग को मैनेजर को बताना चाहिए कि भाई हमारा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 55 से 56 हो गया, ठीक है। तो इसमें वही कहते हैं कि मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर वो इसको भी कंट्रोल करने का ट्राई करता ना तो वो और काम भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसमें मैनेजर एक बेसिकली रेंज सेट कर देता है कि अगर उस रेंज के बीच में प्राइस है, उस रेंज के बीच में कोई चीज है तो उससे उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगर उस रेंज से ज्यादा बढ़ रही है तो उसे दिक्कत है, ठीक है। तो एनालाइजिंग डेविएशन में हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसमें हमें की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना है, दूसरा इसमें मैनेजमेंट में एक्सेप्शन में हमें एक रेंज सेट कर देनी है, अगर उस रेंज के बियॉन्ड कोई दिक्कत है तो मैनेजर को पता होनी चाहिए, वरना उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि इन दोनों टेक्निक से बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, एक तो भाई बेसिकली जो मैनेजर है उनका भाई लोड कम होता है, ठीक है। अब वो हर चीज करेंगे तो फिर मेन चीजें कहाँ कर पाएंगे, ठीक है। अब लोड कम हुआ तो उनको और मौका मिलेगा कि वो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको फोकस कर सके, इससे क्या होगा, हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये सब बेसिकली एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट सेकंड इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। मतलब अब हमें जब पता चलेगा कि इसमें किस वजह से दिक्कत है, मान लो, ठीक है, हमें पता चला कि दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि हमें दिक्कत इस वजह से है कि मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मशीन को रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। बट कभी कभी हो सकता है कि हम लोगों ने मान लो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो हमने अनरियलिस्टिक सेट कर दिया, मतलब हम लोग प्रोड्यूस 100 कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी 100 करने की थी, बट हमने स्टैंडर्ड ही 150 का रखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसमें डाउनवर्ड रिवीजन करते हैं, मतलब 150 से हम 100 करते हैं। मान लो कि हमारा स्टैंडर्ड 100 का था, हमने 150 अचीव कर दिया, मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड, मतलब जो हम लोग की कैपेबिलिटी है उससे हमने कम रखा है, ठीक है। तो उसका हम लोग फिर अपवर्ड रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में हम ये कर सकते हैं कि क्या पता पूरा हम लोग को बेसिकली प्लान ही चेंज करना पड़ जाए, या फिर उसका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर कोई और वजह से दिक्कत है, जैसे एम्प्लॉय मशीन की वजह से दिक्कत है, तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में हमें करेक्शन लेना है, जिससे हमारे जो बेसिकली अब आगे जो है वो सब लाइन पे आ जाए काम, ठीक है। उसके बाद जब सब हो जाता है तो लास्ट में हम लोग ईयर के एंड पे फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं,
फीडबैक रिपोर्ट में हम सब कुछ लिखते हैं, इंक्लूडिंग की हमारी वर्किंग कैसी रही है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आई है तो वो किस वजह से आई है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उस दिक्कत को कैसे टैकल किया और हमें क्या मेजर लेने चाहिए जिससे वो दिक्कत फ्यूचर में ना आए, ठीक है। तो फीडबैक रिपोर्ट में हम एक फीडबैक बनाते हैं और वो हम अगले साल में जो मैनेजर प्लान बना रहे होते हैं तो उनको देखते हैं और उसी के हिसाब से प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही था आज के चैप्टर में। कंट्रोलिंग मैंने बोला एकदम छोटू सा चुम्मू सा चैप्टर है, ठीक है, चुम्मू मतलब चुम्मू ऐसा चुम्मू, ठीक है, मजा आ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग मैंने बता दिया क्या होता है, इसमें कंपेयर करते हैं एक्चुअल को बेसिकली प्लान परफॉर्मेंस से, फीचर्स बता दिए मैंने, इंपॉर्टेंस बता दी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद मैंने रिलेशनशिप बता दिया प्लानिंग और कंट्रोलिंग का कि रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, ठीक है, वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग के लिए, पहले तो डेफिनेशन लिखी हुई, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग बताओ कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, कोई फायदा नहीं अगर तुम प्लान्स को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो। एक मिनट को सवाल, ठीक है, हाँ मैं आपको किसी लेवल है, ठीक है, हाँ। तो फिर प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस मतलब अगर तुमने प्लान्स बनाए और अगर तुम मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो कि तुम एज पर प्लान सही से काम कर ही रहे हो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो फायदा क्या है प्लान्स का, ठीक है। और ऊपर से तुम कंट्रोलिंग प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग मतलब अगर तुम कंट्रोलिंग तो तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड हो गया प्लान परफॉर्मेंस हो, ठीक है। अगर वही नहीं होगी तो तुम कंट्रोल करोगे किसको, ठीक है। बहुत सारा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग कैसे मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव मतलब उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं हमें स्टैंडर्ड, और कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव मतलब इवैल्यूएट करते हैं कि एक्चुअल में अचीव हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो फिर कंट्रोलिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया एसएम कैट और एफ, ठीक है, ऐसे सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड और ऊपर से जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो स्मार्ट होने चाहिए। उसके बाद मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया उसको मेजर करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड्स, फिर एनालाइज करेंगे डेविएशन को, ठीक है। और 2 टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन मैंने बता दिया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जिसमें हम की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करते हैं, एंड सेकंड इज मैनेजमेंट में एक्सेप्शन मतलब वो एक रेंज के बियॉन्ड अगर कोई दिक्कत है तो ये मैनेजर को बताएंगे वरना नहीं बताएंगे। और फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स मतलब हम लोग को जो भी करेक्शन करना पड़े जिससे हमारे बेसिकली आगे वर्किंग सही है, ठीक है। उसके लास्ट में एक फीडबैक रिपोर्ट बनाएंगे कि भैया इस वजह से दिक्कत थी और आगे ये सब चीजें करोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम 31 मई को ये बनाते हैं, ठीक है, 31 मार्च को ये बनाते हैं, फिर नेक्स्ट 1 अप्रैल से अगेन वो हमारा स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट हो जाता है सब कुछ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही था, ये बुक खत्म हो गई है मैनेजमेंट। अब जो सेकंड बुक हम लोग पढ़ेंगे अभी तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना ही पढ़ाऊँ, ठीक है, थोड़े दिन में स्टार्ट करूँगा मैं और डिटेल्ड वीडियोस डालूंगा और रिवीजन वीडियोस डालूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम इजीली लर्न कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। प्रोसेसेस के तो शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिए और चीज़ों की भी बताऊंगा, ठीक है, टेक्निक्स बताऊंगा। और वैसे कि अकाउंट्स तो देखो टाइम लेगी अभी, और इकोनॉमिक्स में भी एक ही चैप्टर में और कराऊंगा एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर उसके अलावा तुम लोग की क्लास में कोई और आ रहा हो तो वो मेरे को बता देना, मैं वो भी करा दूंगा, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैं उतना मैं छोड़ दूंगा फिर अभी, और मैं रिविजन और बेसिकली टेक्निक्स वगैरह डालूंगा, ठीक है, जिससे तुम लोग इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास पे इतना ही, फाइनली हमारी पार्टी या फिर जो भी बोल सकते हो भाई, ठीक है, खत्म हो गई है बिजनेस की पार्टी फिलहाल, ठीक है। और आई होप तुम लोगों को पूरी बुक समझ आई होगी, इजी बुक थी। अब सेकंड तो तुम लोग को और इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि वो फाइनेंस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, तो तुम लोग को शायद ज़्यादा इंटरेस्ट आता है लड़कों को तो वो सब चीज़ों में, ठीक है। तो खैर इतना ही आज की क्लास में, मिलेंगे अगली क्लास में। इसके भी नोट्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के भी और बाकी चैप्टर्स के भी, ठीक है। और इसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ तो वो भी चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें एक्चुअल में वीडियो अच्छी लगी भाई तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और भाई कमेंट भी करके जाना भाई, ठीक है। मिलते हैं